तो चलो हम बात करते हैं भेषज कल्पना की। कोई मुझे बताएगा कि भेषज कल्पना किस संहिता से ली गई है? किसी को आइडिया है? बृहत्त्रयी या लघुत्रयी भेषज कल्पना कहाँ से ली गई है? अगर कोई पूछते कि हमारी जो संहिताएं हैं बृहत्त्रयी और लघुत्रयी संहिता हैं, तो हमने भेषज कल्पना को किस संहिता से लिया है? एनीवन? भेषज कल्पना किस संहिता से लिया गया है? यस, अमृता, राइट। लघुत्रयी शार्ंगधर, आर्यन, भेषज रत्नावली शार्ंगधर। ओके, लघुत्रयी में शार्ंगधर, ठीक है। अमृता, यू राइट। भेषज कल्पना कहाँ से लिया गया है? भाव प्रकाश। नो आर्यन। करेक्ट आंसर इज, अमृता ने करेक्ट आंसर दिया कि जो भेषज कल्पना है वो कहाँ से लिया गया है? लघुत्रयी के शार्ंगधर से। फाइन, ऐसा हो। यस नर्मो, यस। चलो, गुड इवनिंग स्वाति। चलो अब आप लोग आई थिंक सब आ गए हैं। ओके, नोट करो। मैं जो नोट लिखवा रही हूँ उसको आप लोग पहले अपने कॉपी पे लिखो। भेषज कल्पना, भेषज कल्पना। भेषज कल्पना की फर्स्ट लाइन ये लिखो आप लोग। भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधार ग्रंथ, भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधार ग्रंथ शार्ंगधर संहिता है। एंड आपको पता है कि शार्ंगधर संहिता इज लघुत्रयी। माधव, शार्ंगधर, भाव प्रकाश लघुत्रयी हैं। गुड इवनिंग कीर्ति। ठीक है, तो मैंने आपको नोट कराया कि भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधार ग्रंथ शार्ंगधर संहिता है। फर्स्ट लाइन आपको यही पता होना चाहिए कि भेषज कल्पना को हमने कहाँ से लिया है, कौन सी संहिता से भेषज कल्पना आई है। एंड भेषज कल्पना को हम कहाँ से ले रहे हैं? तो शार्ंगधर संहिता। बट सेकंड पॉइंट और लिखो कि भेषज कल्पना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण, कोई बताएगा किस संहिता में है? भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण, किसी को आइडिया है ये किस संहिता से होगी? फर्स्ट लाइन मैंने नोट कराया। यस अमृता, राइट, चरक संहिता, राइट। तो सेकंड पॉइंट नोट करो कि भेषज कल्पना का, यस राइट, भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण इन चरक संहिता। दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना जिनको नहीं पता है ना। भेषज कल्पना का उत्कृष्ट एवं आधार ग्रंथ शार्ंगधर संहिता एंड भेषज कल्पना का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवरण इन चरक संहिता। यस अर्पणा, करेक्ट, राइट आंसर। अमृता इन अर्पणा ने बोथ ने राइट आंसर दिया। दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है। यस नर्मो, राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट करा दो लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो। अब मैं आपको बता रही हूँ, जो केयरफुली पहले सुन लो कि जो शार्ंगधर संहिता है हमारी, मैंने बताया कि शार्ंगधर संहिता से भेषज कल्पना को लिया गया है। तो शार्ंगधर संहिता में 3 खंड है ना। ये लेटर मैं आपको बहुत अच्छे से नोट करवाऊंगी, यहाँ पे बस अभी सुन लो कि शार्ंगधर संहिता में 3 खंड है, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड। फाइन, तो जो मध्यम खंड है शार्ंगधर संहिता, जब हम पढ़ेंगे शार्ंगधर संहिता के जो मध्यम खंड है, मध्यम खंड में 12 अध्याय हैं, 1 to 12 चैप्टर्स हैं मध्यम खंड में। उसमें 1 to 10 जो चैप्टर है, 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10 जो चैप्टर है मध्यम खंड का, उसमें भेषज कल्पना है। ठीक है, तो आप नोट करो, ऐसे लिख लो शार्ंगधर संहिता, 3 एरो बनाना, 3 खंड करके शार्ंगधर संहिता, आगे लिखो 3 खंड,
शारंगधर संहिता, उसके आगे लिखो 3 खंड, एक एरो पे लिखो पूर्व खंड, मध्यम खंड एंड देन उत्तर खंड। पूर्व खंड में लिख लो 7 अध्याय, मीन्स पूर्व खंड में 7 चैप्टर्स हैं। मध्यम खंड में 12 अध्याय, 1 to 12 अध्याय। 12 अध्याय के एक एरो बना लो और लिख लो 1 to 10 भेषज कल्पना, 1 to 10 भेषज कल्पना। और वह निकलो 11 और 12 चैप्टर में क्या है, तो वहां लिखो रस शास्त्र तथा विषयों का शोधन मारण। गॉट इट? ठीक है, मैंने बताया कि पूर्व खंड में 7 अध्याय हैं, मध्यम खंड में 12 अध्याय हैं, 1 to 12 अध्याय हैं। 1 to 12 अध्याय में 1 to 10 जो चैप्टर है, 1 to 10 वो पूरा भेषज कल्पना है शारंगधर संहिता का, और 11 और 12 जो चैप्टर है उसमें रस शास्त्र प्लस विषयों का शोधन मारण है। फाइन। अब लिखो उत्तरखंड। उत्तरखंड जो शारंगधर संहिता का अंतिम खंड है, उत्तरखंड, उसमें 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स। और 13 चैप्टर्स में लिख लो 1 to 12 पंचकर्मा, पंचकर्मा। और 13 चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर उत्तरखंड का, उसमें नेत्र क्रिया कल्प बताया गया है। बट थोड़ा सा आपको पता चला अबाउट शारंगधर संहिता। अभी मैं इसको बहुत अच्छे से आगे लिखवाऊंगी। अभी हम बात कर रहे हैं भेषज कल्पना की, तो अभी हमें भेषज कल्पना का लिख लो, फिर बाद में मैं शारंगधर भी कराऊंगी, बिकॉज भेषज के साथ साथ हमें शारंगधर को भी करना है। पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना शारंगधर इंपॉर्टेंट है, शारंगधर भी हम लेके चलेंगे, राइट। तो शारंगधर संहिता में 3 खंड, 3 खंड। नेक्स्ट लिखो 32 अध्याय। शारंगधर संहिता में 32 अध्याय। (2600) श्लोक। शारंगधर संहिता में 32 चैप्टर्स हैं और श्लोक कितने हैं? शारंगधर संहिता में जो टोटल श्लोक हैं 2600, 2600 श्लोक। ब्रैकेट में लिख लो 2320 प्राप्त, 2320 प्राप्त, मतलब केवल 2320 श्लोक हैं जो प्राप्त होते हैं। तो शारंगधर संहिता में श्लोक कितने हैं? तो 2600। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए शारंगधर संहिता में कितने श्लोक प्राप्त होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2320। यस, ओके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि भेषज कल्पना कहाँ से आया, इससे रिलेट मैंने थोड़ा सा आपको शारंगधर संहिता के बारे में बता दिया। लेटर विल डिस्कस कंप्लीट अबाउट शारंगधर संहिता। अभी हम बात करते हैं भेषज कल्पना की। तो भेषज कल्पना, शारंगधर को छोड़ के नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करूं। एक पॉइंट आता है भेषज कल्पना का। हाँ, भेषज कल्पना की ये बुक सबके पास है क्या? सिद्धिनंदन मिश्र की भेषज कल्पना की ये बुक, सिद्धिनंदन मिश्र। जिसके पास नहीं हो वो इस बुक को कहीं कैसे भी अरेंज कर लेगा। अभी तो लॉकडाउन या फिर बाहर जाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इस बुक का PDF सेंड कर दूंगी। इस बुक में जितने भी PG के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके पूजा, डोंट वरी, ठीक है। तो जिसके पास नहीं हो वो ये बुक कैसे भी अरेंज कर ले, बिकॉज PG के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक इंपॉर्टेंट होती है भेषज कल्पना की, सिद्धिनंदन मिश्र की। मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगी, जिसके पास नहीं होगा उसके पास, ठीक है। तो ये वाली बुक होनी चाहिए, बिकॉज जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं और मेरी PDF जो है भेषज कल्पना की, उसमें ये बुक है। जिसके पास नहीं है डोंट वरी, मैं आपको PDF भेजूंगी इस बुक की पूरी, जो भी इस बुक में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शारंगधर संहिता हमें चाहिए शैलजा श्रीवास्तव की। शारंगधर संहिता शैलजा श्रीवास्तव होगी सबके पास, ठीक है। मैं आपको क्लास के बाद जब आज के नोट्स भेजूंगी उस साथ में मैं बुक्स के राइटर और बुक को भेज दूंगी। ये बुक दोनों आपको बुक चाहिए। शारंगधर संहिता का जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, जो मैं आपको PDF भेजूंगी, वो इस बुक का भेजूंगी। भेषज कल्पना का जो PDF भेजूंगी वो
दूसरे वाले बुक से भेजूंगी, राइट। अभी जिसके पास बुक नहीं है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दे रही हूँ, बट हाँ पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स ऐसा नहीं है कि मैं पूरे बुक के सारे पॉइंट्स को दे दूंगी। जब तक बुक सबको अरेंज नहीं कर पाता है तब तक मैं पीडीएफ तो मैं सारे बुक का ही भेजूंगी, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे बुक में जो आपको पीडीएफ से अपने नोटबुक में कंपाइल करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ टॉपिक मैं आपको लिखवाऊंगी, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको सेंड करूंगी, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बुक के थ्रू पीडीएफ में भेजूंगी। तो आपको पीडीएफ ओपन करके वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करना होगा, ठीक है। तो वो बाद की बात है, अभी हम अपने दूसरे फोकस पे आते हैं, जो हमारा रिटन वाला पोर्शन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। जिसके पास नहीं है डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। आप जिसके जो बुक नेम ले पा रहे हैं एनी हाउ, वो अपने बुक से पीडीएफ से भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, डोंट वरी। और बुक मिल जाए तो बेटर है, ठीक है। तो चलो, भेषज कल्पना का जब फर्स्ट सेकंड पेज हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, आप लोग नोट कर लो क्योंकि अभी बुक है नहीं, तो नोट कर लो। क्षुधा निवृत्ति के दो साधन, क्षुधा निवृत्ति के दो साधन, एक जीवों का मांस, दूसरी वनस्पतियां। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। अथर्ववेद में हमें पता है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से आया है, ओके। तो लिखो अथर्ववेद में तलाशा वृक्षों की रानी और सोम वृक्षों का राजा, दो टर्म आया है। जिसको पता होगा वेरी गुड, जिसको नहीं पता है नोट कर लो कि अथर्ववेद में एक टर्म आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वृक्षों की रानी, वृक्षों की रानी किसे बोला गया है? तो आंसर होगा तलाशा। एंड वृक्षों का राजा किसको बोला गया है? सोम। यहीं पे लिख लो, अथर्ववेद को भेषज वेद या विषय वेद कहा गया है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं सबके पास हिस्ट्री, जो आयुर्वेद का इतिहास में पढ़ाई थी, सबके पास नोट्स होंगे। जो नहीं होंगे, जिनके पास नहीं होंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, वो प्लीज़ मुझे क्लास के बाद बोल देना कि मैम मेरे को आप आयुर्वेद के इतिहास का नोट दे दीजिए, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, ओके। आयुर्वेद के इतिहास में ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ कि अथर्ववेद को भेषज वेद बोलते हैं, विषग वेद बोलते हैं। अथर्ववेद में औषधियाँ कितने प्रकार की हैं, मंडल कितने हैं, बहुत कुछ मैंने बताया चारों वेदों के बारे में। आयुर्वेदा के इतिहास पोर्शन में मैंने आपको कंप्लीट कराया है। जिसके पास नोट्स नहीं होंगे वो मुझे भेजना, मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना एक बारी। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, जो पेड स्टूडेंट है, वो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना सो डेट उनको मैं वो नोट्स दे सकूँ। फाइन, तो लिखो अथर्ववेद को भेषज वेद, विषग वेद कहा जाता है। तलाशा अमृता, एकता, यस करेक्ट, एकता तलाशा, यस। लिखो अथर्ववेद में औषधियां 4 प्रकार की। अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा। मनुष्यजा को ब्रैकेट में लिख लेना, मानुषी। मैं रिपीट कर रही हूं, अथर्ववेद में 4 प्रकार की औषधियां बताई गई हैं। अथर्वणी, अंगिरसी, दैवी, मनुष्यजा। मनुष्यजा को ब्रैकेट में लिख लेना, मानुषी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, कल्प 2 प्रकार के, औषधि कल्प और आहार कल्प। फाइन, तो कल्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, औषधि कल्प और आहार कल्प, ठीक है। और जो ये औषधि कल्प होता है ना, इसमें हमारी पंचविध कषाय कल्पना जो आती है, स्वरस कल्प, श्रित शीत फांट, और भी जितनी कल्पनाएं आती हैं वो सारी औषधि कल्पना में आ जाती हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, आचार्य भेल ने जल को महारस कहा। आचार्य भेल ने जल को महारस कहा है और आहार को महाऔषधि,
ठीक है। तो आचार्य भेल ने बोला कि महारस क्या है, जल, और महाऔषधि क्या है, अन्न। ठीक है, अन्न टर्म दिया उन्होंने कि अन्न क्या है, महाऔषधि है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये है आचार्य भेल के अनुसार। बट काश्यप ने क्या बोला, ये दूसरी लाइन लिखो, आचार्य काश्यप आहार को महाभैषज बोले हैं। डिफरेंस दोनों का समझ में आ रहा है। भेल बोले महाऔषधि और काश्यप बोले महाभैषज। किसको, आहार को। तो ये टर्म दोनों ध्यान रखना कि भेल ने क्या बोला है और काश्यप ने क्या बोला। ओके, नेक्स्ट लिखो, काश्यप, आचार्य काश्यप के अनुसार चिकित्सा दो प्रकार की। आचार्य काश्यप ने बोला कि चिकित्सा दो प्रकार की होती है, एक औषधि और एक भैषज। किसी को पता है कि औषधि चिकित्सा और भैषज चिकित्सा में डिफरेंस क्या है? एनीवन? औषध चिकित्सा और भैषज चिकित्सा, आचार्य काश्यप ने औषध और भैषज चिकित्सा दो प्रकार की चिकित्सा बताए हैं, एक औषध चिकित्सा और एक भैषज चिकित्सा। तो आप किसी को पता है कि औषध चिकित्सा और भैषज चिकित्सा में डिफरेंस क्या है? ओके, नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। दीपन आदि द्रव्यों की संयोग से जो चिकित्सा की जाती है, दीपन आदि द्रव्यों के संयोग से जो चिकित्सा की जाती है वो औषधि चिकित्सा होती है। राइट? तो औषधि चिकित्सा में हम औषधि द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे दीपन हुआ, पाचन हुआ, लंगन औषधियाँ, वृंगण औषधियाँ, है ना, शमक औषधियाँ, शोधन औषधियाँ, जो भी हम औषधियों को यूज़ कर रहे हैं, तो दीपन आदि द्रव्यों की सहायता से जो चिकित्सा की जाती है उसको हम बोलते हैं औषधि चिकित्सा। देन काश्यप की जो दूसरी चिकित्सा है भैषज चिकित्सा किससे बोलेंगे? तो आचार्य काश्यप बोलें कि भैषज चिकित्सा क्या होती है? जो चिकित्सा व्रत, उपवास, तप, शांति कर्म, बलि, है ना, इनके द्वारा जो चिकित्सा होती है ना, उसको बोलते हैं भैषज चिकित्सा। ठीक है, तो नोट करो, हुत, व्रत, तप, दान, शांति कर्म से जो चिकित्सा की जाती है वो भैषज चिकित्सा। यस अमृता, राइट। ठीक है, तो आपने डिफरेंस समझा, काश्यप की जो दो चिकित्सा हैं उनमें डिफरेंस क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, भैषज जो औषधि होती है, भैषज दो प्रकार के, स्वस्थ ऊर्जस्कर, आतुरस्य रोगनुत। दूसरा आतुरस्य रोगनुत। ठीक है, और स्वस्थ ऊर्जस्कर में कौन से द्रव्य आते हैं? रसायन और वाजीकरण। ठीक है, भैषज दो प्रकार की, स्वस्थ ऊर्जस्कर, आतुरस्य रोगनुत। मैंने बताया स्वस्थ ऊर्जस्कर में आते हैं रसायन और वाजीकरण, आतुरस्य रोगनुत में हम जितनी औषधियों को यूज करते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, यहीं पे एक नोट लिख लो, अर्क कल्पना बाई शोढल। पूछा जाता है कि
अर्क कल्पना किस आचार्य ने बताया? मैं आपको बाद में बताऊंगी कंप्लीट अबाउट अर्क कल्पना, व्हाट इज अर्क कल्पना, होता क्या है, बट अभी आ गया तो नोट कर लो कि अर्क कल्पना बाई शोढल। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स। अर्क कल्पना बाई शोढल। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम सवीर्यता औधि। हमें पता है कि हर औषधि की, कोई भी औषधि होती है उसकी वीर्यता अवधि होती है। उस वीर्यता अवधि में ही हमें उसका यूज़ करना होता है। कहते हैं ना जो मेडिसिन होती हैं वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम। ओके तो ऐसे हमारी जो औषधियाँ हैं उनकी सब वीर्यता अवधि होती है सबकी। तो सब वीर्यता अवधि पीजी में पूछ लिया जाता है कि किसकी वीर्यता अवधि कितनी है, चूर्ण की वीर्यता अवधि कितनी है, अंजन की कितनी है, सत्तू की कितनी है, सत्तू कल्पना की कितनी है, क्वाथ की कितनी है। ठीक है, जितनी भी कल्पनाएं हैं सबकी वीर्यता अवधि होती है और वीर्यता अवधि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहीं पे लिखो सवीर्यता अवधि। सबसे पहले लिखो चूर्ण। यस आर्यन। यूज वीर्यता अवधि मतलब जब तक उसको हम यूज कर सकते हैं ना, पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे चूर्ण है, चूर्ण जो होते हैं, जो भी हमें औषधि चूर्ण मिलती है, जो चूर्ण बनाते हैं किसी भी तरह का, तो 2 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स वो चूर्ण कार्य नहीं करती है, वो चूर्ण एक्सपायर हो जाती है, उसकी वीर्यता अवधि समाप्त हो जाती है। फाइन, कोई भी चूर्ण हमने बनाया, कोई भी चूर्ण हो, अगर चूर्ण हमने बनाया है तो चूर्ण की सवीर्यता अवधि होती है ओनली 2 मंथ्स। फाइन, 2 मंथ्स के बाद उसका कोई रोल नहीं होता, वो एक्सपायर हो जाता है। मॉडर्न में हम कहते हैं ना ये मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, मत खाना, एक्सपायर हो गई है। वैसे हमारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उसमें भी होता है सवीर्यता अवधि। ओके तो फर्स्ट लिखो चूर्ण। चूर्ण के आगे लिखो 2 मास, 2 months। ओके नेक्स्ट लिखो काष्ठ औषधियां, लघु पाक औषधियां, गुट्टिका, लेह। 4 बताई मैंने, काष्ठ औषधियां, लघु पाक औषधियां, गुट्टिका फॉर्म में जो हम द्रव्य औषधि बनाते हैं, या लेह, जो लेह होती हैं उनकी सवीर्यता अवधि कितनी होती है? 1 ईयर, 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको जो लिखाऊंगी ना, एक टेबल के फॉर्म में हो जाएगा ये, तो ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु पाक औषधियों की सवीर्यता अवधि है, लेह की सवीर्यता अवधि है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको लर्न कर जाना कि काष्ठ औषधियाँ, लघु पाक औषधियाँ, गुट्टिका और लेह 1 ईयर। नेक्स्ट लिखो घृत और तैल, इनकी सवीर्यता अवधि कितनी होती है? 16 months। 16 months। फाइन, नेक्स्ट लिखो आसव, जो आसव कल्पना बनाई जाती है, आसव, धातु, रस औषधियां, जितने पुराने उतने श्रेष्ठ। ठीक है, जितने ओल्ड हो जाएंगे ना, इनको जितना पहले का हम यूज़ किया हुआ, बना हुआ, मैन्युफैक्चर्ड हुआ हम यूज़ करेंगे, उतना हमें ये ज़्यादा अच्छा इनका इफेक्ट आएगा। ओके, तो ध्यान रखना कि आसव, धातु, यस 16 मंथ्स, घृत और तैल 16 मंथ्स, 16 16 महीने, 16 मास, 16 मंथ्स। और नेक्स्ट मैंने आपको नोट कराया आसव, धातु, रस औषधियाँ, इनकी सवीर्यता अवधि जितने पुराने उतने श्रेष्ठ। यस नर्मू, यू कैन से नो एक्सपायरी। यस, नेक्स्ट लिखो एक दिन किसकी वीर्यता अवधि होती है? तो फर्स्ट ऐसे लिखो, एक दिन, 1 day
आगे मैं बहुत सारी लिखाऊंगी कल्पनाएं। देखो, वन डे, पेया, पेया, विलेपी, सत्तू, उदक, क्षीरपाक, तक्र, दधी और कुर्चिका। मैं रिपीट कर रही हूँ। वन डे, केवल सिंगल डे, किसकी वीरता अवधि होती है? पेया, विलेपी, सत्तू, उदक, क्षीरपाक, तक्र, दधी और कुर्चिका, इनकी एक्सपायरी वन डे में हो जाती है। फाइन। नेक्स्ट नोट करो, वन वीक वाले कौन कौन से हैं? 7 डेज या 1 वीक, 1 वीक में कौन एक्सपायर होता है? नोट करो, लाक्षारस, लाक्षारस। ठीक है, ध्यान रखना कि लाक्षारस की वीरता अवधि 1 वीक। नेक्स्ट नोट करो, 1 मास, 1 मंथ, 1 मास या 1 मंथ। देखो, सत्तू कल्पना, सत्तू कल्पना। अभी मैंने ऊपर लिखाया सत्तू, एक दिन में मैंने लिखाया सत्तू, उसको सर्कल करना। यहाँ मैं आपको लिखा रही हूँ सत्तू कल्पना। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना कि सत्तू एक दिन, बट सत्तू कल्पना 1 मास। 2 मास, 2 मास में फिर नोट कर लो, चूर्ण और मंजन, चूर्ण और मंजन। नेक्स्ट, 4 to 6 months, 4 to 6 months। क्षार सूत्र, क्षार सूत्र की एक्सपायरी कितनी होती है? 4 to 6 months। आफ्टर 4 to 6 month क्षार सूत्र एक्सपायर हो जाता है, राइट? अब लिखो 6 मंथ, 6 महीने, 6 months। अम्ल संधान, अम्ल संधान, ध्यान रखना, अम्ल संधान 6 months। ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर, 1 वर्ष, 1 ईयर किसकी होती है एक्सपायरी? नोट करो, 1 ईयर। अंजन, अंजन, अंजन होता है ना, सौविरंजन, श्रोतांजन, तो अंजन 1 वर्ष में अंजन। अर्क, अर्क, वटी, वटक, गुटिका, क्षार, क्षार, घन, मसी, मसी, रसक्रिया, अवलेह। मैं रिपीट कर देती हूँ, अंजन, अर्क, वटी, वटक, गुटिका, क्षार, घन, मसी, रसक्रिया, अवलेह। एक चीज ध्यान दिया आपने, क्षार, सिंपल जो क्षार है उसकी एक्सपायरी कितनी है? 1 ईयर। ओके, सिंपल जो क्षार है उसकी एक्सपायरी है 1 ईयर। बट क्षार सूत्र, जब हमने क्षार सूत्र बना लिया तो उसकी एक्सपायरी कितनी है? 4 to 6 months, राइट? नेक्स्ट, मैं कल आपको लिखाई थी, जिसको पता है वो बोलो, स्वरस कल्क श्रित शीत फांट, इसकी मात्रा मैंने बताई थी। चरक ने कितना तोला बोला है यूज करने को? क्रमशः मुझे बताओ, स्वरस कल्क श्रित शीत फांट, इसकी क्रमशः मात्रा कितनी यूज करने को बोला है? कितनी तोला यूज करना चाहिए सीक्वेंस से?
आंसर अंजलि को पक्का देना है। अंजलि फ्रॉम VYDS। अंजलि, कल के नोट्स में मैं नोट कराई थी स्वरस कल्क श्रित शीत फांट, इसकी मात्रा मैंने बताई थी चरक के अनुसार, वो मुझे बताओ। अंजलि, अंजलि बताएगी मुझे, लिटिल भी बताएगी, अर्पणा भी बताएगी। यस, राइट, ठीक है। तो जैसे कल मैंने आपको नोट कराया, स्वरस कल्क श्रित शीत फांड 21888 तोला। अभी दोबारा फिर से वो लिख लो, क्योंकि उसके नीचे मैं कुछ और लिखाने जा रही हूँ। नोट करो, स्वरस कल्क श्रित शीत फांड। लिटिल का आंसर नहीं आया। स्वरस कल्क श्रित शीत फांड। शफाली, शफाली है क्लास में? ओके, चलो। स्वरस कल्क श्रित शीत फांड 21888 तोला। अब उसके नीचे लिखो, स्वरस और कल्क का तो कोई रेशियो नहीं होता है, बट क्वाथ के नीचे रेशियो लिखो 1:16। 1:16। क्वाथ बनाने का रेशियो क्या होता है? 1:16। हिम के नीचे लिख लो 1:6 और फांट के नीचे लिख लो 1:4। ठीक है, क्वाथ के नीचे 1:16, हिम के नीचे 1:6 और फांट के नीचे 1:4। ठीक है। अब पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऐसे पूछा जाता है कि जो फांट कल्पना है, फांट कल्पना, उसका पंचभौतिक संगठन क्या होता है? जो स्वरस है उसका पंचभौतिक संगठन क्या होता है? कल्क है उसका पंचभौतिक संगठन क्या होता है? तो इन सबका पंचभौतिक संगठन इसके जस्ट नीचे नीचे लिख लो। जैसे यहाँ आपने स्वरस लिखा है, स्वरस के नीचे लिख लो जलीय। स्वरस में पंचभौतिक संगठन में प्रधान पंचभूत कौन सा होता है? जलीय। स्वरस लिक्विड होता है, जल मात्रा। यस, जलीय, जल मात्रा। यस अर्पणा, राइट। स्वरस जलीय। कल्क के नीचे लिख लो जलीय प्लस पृथ्वी। जलीय प्लस पृथ्वी। क्वाथ के नीचे लिखो जलीय, क्योंकि क्वाथ भी पूरा लिक्विड ही होता है, तो क्वाथ के नीचे भी लिखो जलीय। हिम, जो हिम कल्पना है उसके नीचे लिखो वायु प्लस अग्नि। वायु प्लस अग्नि। फांट के नीचे लिखो वायु प्लस अग्नि। तो आपने देखा, बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। स्वरस और क्वाथ दोनों वाटरी होते हैं, तो इनका जलीय हो जाएगा। कल्क जो होता है, कल्क वो जल के साथ पृथ्वी हो जाएगा। और हिम और फांट दोनों का पंचभौतिक संगठन वायु और अग्नि है। ठीक है। अब स्वरस के नीचे लिखो 4 to 6 आवर्स। 4 से 6 घंटे में स्वरस को यूज कर लेना होता है। 4 से 6, 4 to 6 आवर्स के बाद स्वरस एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, घर में कभी भी कोई स्वरस बना तो उसको विद इन 4 to 6 आवर्स हमें यूज कर लेना है। ओके, तो स्वरस के नीचे लिखो 4 to 6 आवर्स। कल्क और क्वाथ, इन दोनों को एक साथ लिख लो 1 डे। कल्क और क्वाथ अगर है तो उसको यूज करना है विद इन 1 डे। हिम, जो हिम है उसको हमें यूज करना है विद इन 4 to 6 आवर्स। हिम को भी लाइक स्वरस 4 to 6 आवर्स में यूज करना है। और फांट के नीचे लिख लो तुरंत गर्म गरम, मतलब जैसे बनाया वैसे गरम गरम ले लो। ठीक है, उसको ठंडा करना या फिर बाद में नहीं लेना होता है। जैसे बनाया तुरंत गरम गरम उसको यूज करना होता है। ओके,
लिटिल क्लास में नहीं है क्या? लिटिल चलो अब मैं बताऊंगी। वैसे तो इसको हम चरक में भी पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पे भी आप लोग को नोट कराऊंगी कि जैसे कोई प्लांट है, कोई औषधि है, तो उसके किस पार्ट को किस ऋतु में या फिर कब ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, जो हमारी ऋतुएं हैं, किस ऋतु में किस औषधि का कौन सा पार्ट हमें कलेक्ट करना है, इसका एक टेबल जैसे आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले में आप लिखोगे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, एक टेबल बनाओ। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि त्वक, कंद, क्षीर को आचार्य चरक के अनुसार किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, या फिर सिंपल पूछ देगा कि आचार्य चरक के अनुसार मूल को किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, या फिर पूछ देगा राज निघंटु के अनुसार। प्रेजेंट मैम, ओके लिटिल। तो लिटिल पहला आंसर क्यों नहीं दिया तुमने? 21888। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मैं बता रही थी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा आपको चरक, एक तो आचार्य चरक के अनुसार पूछा जाएगा, चरक के अनुसार पूछा जाएगा कि किस ऋतु में कौन से पार्ट को ग्रहण करना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी राज निघंटु के अनुसार, राज निघंटु के अनुसार भी किस ऋतु में कौन से प्लांट के कौन से पार्ट को हमें ग्रहण करना है। ठीक है, फिर सुश्रुत में भी आता है, सुश्रुत में अनुसार, सुश्रुत में भी है किंचित मत के अनुसार। सुश्रुत में अपना आता है कि ओहो, ओके ओके, सॉरी सॉरी लिटिल, ओके ठीक है, गुड गुड, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक टेबल नोट करा रही हूँ, उसको नोट करो। हाँ, मैं बता रही थी तीन आचार्यों के अनुसार पूछे जाते हैं, चरक के अनुसार, राजनिघंटु के अनुसार और सुश्रुत में भी किंचित मत के अनुसार पूछे जाते हैं कि किस ऋतु में कौन से औषधि के प्लांट को ग्रहण करना चाहिए। फाइन, तो आप एक टेबल बनाओगे, पहले लिख लो 6 ऋतुओं के नाम, फिर दूसरी रो में आपको लिखना है चरक, तीसरी रो में आपको लिखना है राजनिघंटु। ठीक है, नोट करो, पहले लिखो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। फिर चरक, अकॉर्डिंग टू चरक नोट करो। शिशिर के सामने लिखो मूल, शिशिर के सामने नोट करो मूल। बसंत के सामने लिखो पत्र शाखा, पत्र और शाखा, मतलब बसंत ऋतु में आचार्य चरक बोले कि पत्र और शाखा को बसंत में। ग्रीष्म के सामने लिखो मूल, फिर से मूल। वर्षा के सामने लिखो पत्र शाखा। शरद के सामने नोट करो त्वक, कंद, क्षीर, त्वक, कंद, क्षीर। हेमंत के सामने लिखो सार, पुष्प, कल्क, यत, नहीं, हेमंत के नीचे लिखो सार, फाइन, ओनली सार। और नेक्स्ट लिखो पुष्प, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, पुष्प, कल्क, यथा ऋतु के अनुसार। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, शिशिर में मूल, बसंत में पत्र शाखा, फिर नेक्स्ट में मूल, वर्षा में पत्र शाखा, शरद में त्वक, कंद, क्षीर, हेमंत में सार। और अगर कोई पूछे कि पुष्प और कल्क, पुष्प का कल्क या पुष्प कब ग्रहण करेंगे, तो पुष्प फ्लावरिंग जिस महीने में होगी उसी में करेंगे ना। हर प्लांट की फ्लावरिंग की अपनी अपनी ऋतु होती है, तो यथा ऋतु अनुसार जिस ऋतु में फ्लावरिंग हो रही है हम उस ऋतु में उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब लिखो तीसरा रो बनाओ राजनिघंटु। राजनिघंटु के अनुसार किस ऋतु में क्या ग्रहण करना चाहिए? राजनिघंटु, ब्रैकेट में लिख लेना पंडित नरहरि। राजनिघंटु किसकी है? पंडित नरहरि, तो यही लिख लेना राजनिघंटु, ब्रैकेट में पंडित नरहरि। शिशिर के सामने लिखो मूल, बसंत के सामने लिखो पुष्प, ग्रीष्म के सामने लिखो पत्र, वर्षा के सामने कुछ नहीं, वर्षा के सामने कुछ नहीं, शरद के सामने लिखो पंचांग,
हेमंत के सामने लिखो कंद, बस। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है, तो मैंने तो ऐसे करा था, फर्स्ट टर्म लिया था इसका, जैसे मु, पु, प, फिर कुछ नहीं, पंचांग और कंद, ऐसे सीक्वेंस से, क्योंकि ऋतु हमें सीक्वेंस से लर्न है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो, या फिर अपने कोड से कैसे भी इसको लर्न करना है इसको लर्न कर लेना। और चरक का तो बहुत इजी है, मूल पत्र शाखा, मूल पत्र शाखा, त्वक कंद क्षीर और सार, है ना। तो सीक्वेंस से लर्न कर सकते हो, कैसे भी लर्न रखना। चरक और ये राजनिघंटु पंडित नरहरि के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि किस पार्ट को किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट लिखो सुश्रुत, सुश्रुत। इसी टेबल में आगे नहीं लिखना, बिकॉज सुश्रुत की जो ऋतुएं हैं वो अलग हैं। सुश्रुत की जो 6 ऋतु हैं उसमें थोड़ा सा उन्होंने सीक्वेंस चेंज करा है। ठीक है, तो लिखो सुश्रुत, ब्रैकेट में लिख लो किंचित मत अनुसार, मतलब सुश्रुत में किंचित मत अनुसार। अब ऋतु के नाम पहले लिख लो, ऋतु के नाम लिखो बसंत, आगे लिखो सार, बसंत में सार। ग्रीष्म, ग्रीष्म में फल। प्राविट्ट, प्रावृट्ट ऋतु, इसमें मूल। वर्षा, पत्र। शरद, त्वक। हेमंत, क्षीर। फाइन, मैं रिपीट कर देती हूँ। बसंत में सार, ग्रीष्म में फल, प्राविट्ट, मूल, वर्षा, पत्र, शरद, त्वक, हेमंत, क्षीर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सुश्रुत ने एक और लाइन बोला, सुश्रुत के अनुसार एक और लाइन लिखो। सुश्रुत, सौम्य औषधियाँ सौम्य ऋतु में, सौम्य औषधियाँ सौम्य ऋतु में सौम्य भूमि से ग्रहण करनी चाहिए। सौम्य औषधियाँ सौम्य ऋतु में सौम्य भूमि से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। आग्नेय औषधियाँ, आग्नेय औषधियाँ आग्नेय ऋतु में आग्नेय भूमि से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो सुश्रुत ने एक्चुअली ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा है ना, सुश्रुत के अनुसार किंचित मत से, तो सुश्रुत में किंचित मत से तो ये आ जाता है, ये वाला जो टेबल मैंने आपको लिखाया। बट सुश्रुत ने बोला कि ततु न सम्यत, ये जो ऊपर मैंने लिखाया वो ठीक नहीं है, वो गलत बात है। सुश्रुत बोले हैं क्लियरली कि सौम्य औषधियाँ हो तो उनको सौम्य ऋतु में सौम्य भूमि से ग्रहण करना चाहिए, आग्नेय औषधियाँ हो तो उनको आग्नेय ऋतु में आग्नेय भूमि से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। शारंगधर, शारंगधर क्या बोले? शारंगधर बोले सभी द्रव्यों को सरस अवस्था में, नोट करो, सभी द्रव्यों को सरस अवस्था में शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। शारंगधर बोले कि जितनी भी औषधियाँ हैं सभी द्रव्यों को सरस अवस्था में और शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट, इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दे दिए हैं, देखो, वामक और विरेचक द्रव्य, वामक और विरेचक द्रव्य को बसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? सुश्रुत के अनुसार क्या हुआ, शारंगधर ने क्या बोला? शारंगधर ने बोला कि जितने भी औषधियाँ हों उनको सरस अवस्था में, सरस अवस्था में और शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट वमन और विरेचक द्रव्य, इनको बसंत और ग्रीष्म के मध्य में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, बसंत ऋतु के अंत में या फिर बसंत ग्रीष्म के मध्य में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। सुश्रुत, सुश्रुत की एक लाइन आती है, आपसे पूछा जाता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करने चाहिए, मतलब नया नया जैसे हुआ उसको नया ग्रहण करो। बट कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनको बाद में जब वो जीर्ण हो जाते हैं तब उनको यूज करना होता है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, सुश्रुत, सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करना चाहिए, सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट
मधु, घृत, गुड़, पिपली, विडंग। ठीक है, तो शारंगधर ने इन 5 द्रव्यों को बोला, मधु, घृत, गुड़, विडंग और पिपली। ठीक है, अब लिखो शारंगधर ने क्या बोला कि ये 5 तो रहेंगी रहेंगी जिनको नवीन नहीं ग्रहण करना चाहिए। शारंगधर ने इसमें एक धान्य को जोड़ दिया। ठीक है, तो सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करना चाहिए एक्सेप्ट मधु, घृत, गुड़, पिपली और विडंग। ये तो 5 है किसके? सुश्रुत के। बट शारंगधर 5 प्लस धान्य, शारंगधर ने एक धान्य भी इसमें जोड़ दिया कि धान्य को भी हमें नवीन ग्रहण नहीं करना चाहिए। फाइन। ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भेषज कल्पना से, वो मैंने आपको नोट करा दिया कि किस लिए तुम्हें किस औषधि को ग्रहण करना चाहिए, औषधि पाठ को ग्रहण करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, जैसे पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको सारा नोट कराऊंगी एक टेबल के फॉर्म में। पूछा जाता है कि अति स्थूल जटा होने पर कोई औषधि है, कोई प्लांट है जिसकी बहुत अति स्थूल जटा है और उसका हमें जटा ही यूज़ करना है, तो उस जटा को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, है ना। तो अति स्थूल जटा होने पर मूल त्वक ग्रहण करना चाहिए। सिंपल, उसके मूल का थोड़ा सा त्वक यूज़ कर लो तो वो अति स्थूल जटा की जगह पे मूल का त्वक यूज़ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं, आप नोट करिए। फर्स्ट लिखो, अति स्थूल जटा होने पर मूल त्वक ग्रहण करना चाहिए। सुश्रुत या शारंगधर? ये कॉमन है, शारंगधर में ही है, कॉमन चीजें हैं। जहां मैं आचार्य ना लिखा हूं ना, वो समझो कि कॉमन है, वो आचार्य से रिलेटेड नहीं है, और इसको अगर जानना है तो शारंगधर। फर्स्ट लाइन आपने लिखा अति स्थूल जटा होने पर मूल त्वक ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन लिखो, अति सूक्ष्म जटा होने पर, अगर सूक्ष्म जटा हो तब क्या यूज करेंगे, तो अति सूक्ष्म जटा होने पर संपूर्ण मूल यूज करेंगे, संपूर्ण मूल ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो अति स्थूल जटा है तो मूल त्वक ग्रहण करेंगे, और अति सूक्ष्म जटा है, बहुत छोटा सा जटा है, तो क्या करेंगे, उसका संपूर्ण मूल ग्रहण करेंगे। फाइन। नेक्स्ट लिखो, न्योग्रत आदि, न्योग्रोध होता है ना, न्योग्रोध, तो न्योग्रोध आदि, न्योग्रोध आदि का त्वक ग्रहण करेंगे या करते हैं, न्योग्रोध आदि का त्वक ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एज इट इज़ 1 लाइनर है, इसको लर्न कर जाना। ठीक है, कि न्योग्रोध आदि का त्वक ग्रहण करें। नेक्स्ट लिखो, बीजक आदि का, बीजक आदि का सार ग्रहण करते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि न्योग्रोध आदि का क्या ग्रहण करने वाला होता है, तो त्वक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बीजक आदि का क्या ग्रहण करते हैं, तो बीजक आदि का सार ग्रहण करते हैं। राइट। नेक्स्ट लिखो, तालिश आदि का, तालिश आदि का पत्र ग्रहण करें, तालिश आदि का पत्र ग्रहण करें। त्रिफला आदि का फल ग्रहण करें। धातकी आदि का पुष्प ग्रहण करें। स्नूही आदि का क्षीर ग्रहण करें। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियंगु, प्रियंगु का क्या ग्रहण करते हैं, तो लिख लो प्रियंगु का फल, प्रियंगु आगे लिख लो फल, प्रियंगु का फल यूज करते हैं। सर्ज,
सर्ज है उसका गोंद यूज करते हैं, सर्ज गोंद। नेक्स्ट अक्षोटक, अक्षोटक का त्रिफला, त्रिफला का फल। ओके। नेक्स्ट धातकी आदि, धातकी आदि का, धातकी, धातकी आदि का पुष्प ग्रहण करें। धातकी का क्या यूज करते हैं? पुष्प, धातकी का पुष्प। स्नूही आदि का क्षीर, स्नूही क्षीर विरेचन कराता है ना, तो स्नूही आदि का क्षीर। प्रियंगु का फल, जो प्रियंगु है प्रियंगु का फल। सर्ज, सर्ज का गोंद यूज करते हैं, जो सर्ज है उसका ग्राह्य पार्ट क्या है? गोंद। अक्षोटक, अक्षोटक होता है, अक्षोटक लिखो, अक्षोटक। अक्षोटक की मज्जा, अक्षोटक की मज्जा प्रयोग करते हैं। और छार, अगर बोला जाए छार प्रयोग करो। सर्जरस क्या? सर्ज का गोंद। आर्यन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो। सर्जरस मरहम, सर्ज का गोंद क्लास के बाद डिस्कस कर लेना आर्यन, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है। अक्षोटक का मज्जा। और अगर बोले छार प्रयोग करने को, तो छार के सिंपल टर्म आता है छार प्रयोग करने को, तो छार के सामने लिख लो सज्जी छार। फाइन, छार के सामने लिख लो सज्जी छार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है भेषज काल, भेषज काल है ना। ऐसे हर तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट्स दे रही हूँ। ठीक है। ये जी अभी जो मैंने पिछले आपको लिखा है ना, ये सारा जो टेबल मैंने लिखा है वो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट उसको लर्न कर लेना। ठीक है। सब पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की जगह पे। ठीक है। अब लिखो भेषज काल। पूछा जाता है कि शारंगधर का भेषज काल कितना है, अष्टांग संग्रह का भेषज काल कितना है, चक्रपाणी ने भेषज काल कितने बताए। ठीक है। तो भेषज काल इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, नोट करो भेषज काल। इसके नीचे लिखो चरक, सुश्रुत, हारित, चक्रपाणी। मैंने क्या बोला? चरक, सुश्रुत, हारित, चक्रपाणी। आगे लिखो भेषज काल कितने? 10। आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, हारित के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार भेषज काल कितने हैं? 10। नेक्स्ट लिखो आचार्य शारंगधर, शारंगधर के भेषज काल कितने हैं? 5। आचार्य शारंगधर 5। नेक्स्ट लिखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह के भेषज काल कितने हैं? 11। फाइन। अब देखो जो ये 10 भेषज काल हैं, 10 भेषज काल हैं, उनको नोट करो। ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि कैसे समान वायु की विगुणता में, समान वायु है उसकी विगुणता में किस काल में औषधि ग्रहण करना चाहिए। या फिर पूछा जाएगा कि कास व्याधि में औषधि को कब ग्रहण करना चाहिए, किस काल में ग्रहण करना चाहिए। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा अरुचि व्याधि में औषधि को
किस काल में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसकी भैषज काल कितनी होती है, वो मैंने आपको नोट करा दिया सारे आचार्यों के अनुसार जितने भी बताए हैं भैषज काल के बारे में। अब मैं आपको नोट करा रही हूँ जो 10 भैषज काल है, 10 भैषज काल है, उसको नोट करो। सबसे पहला लिखो बलवान व्यक्ति, बलवान व्यक्ति। आगे लिख लो प्रातः काल, बलवान व्यक्ति को भैषज कब ग्रहण करना चाहिए, प्रातः काल। ओके आर्यन, ठीक है, मैंने नोट कराया बलवान व्यक्ति प्रातः काल। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो अपान वायु की विगुणता में, अपान वायु की विगुणता में प्राग भक्त, ब्रैकेट में लिख लो भोजन पूर्व। ठीक है, अपान वायु की विगुणता में भैषज काल क्या होता है, प्राग भक्त, भोजन पूर्व। नेक्स्ट लिखो समान वायु की विगुणता में भोजन मध्य, भोजन के मध्य में। और व्यान वायु की विगुणता में भोजन के पश्चात। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, बलवान व्यक्ति में प्रातःकाल, अपान वायु की अगर विगुणता हो रही है तो प्राग भक्त भोजन से पहले, समान वायु की विगुणता हो रही है तो भोजन के मध्य में, और व्यान वायु की विगुणता हो रही है तो भोजन के पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट लिखो उदान वायु की विगुणता में, उदान वायु की विगुणता में सायंकाल, सायंकाल भोजन के पश्चात। नेक्स्ट लिखो प्राण वायु की विगुणता में, प्राण वायु की विगुणता में सग्रास, सग्रास। नेक्स्ट लिखो श्वास कास पिपासा, श्वास कास पिपासा। मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु है ना, आर्यन ने बताया कि कास में मुहुर्मुहु, तो श्वास कास पिपासा तीनों व्याधि में मुहुर्मुहु यानी बार बार। हिक्का, हिक्का में ये भी एंड हो जाएगा सेशन, हम फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे। ओके, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे।